लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आपने अभी तक मेरी सारे वीडियो देखे हैं, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है पाठ 4 माटी वाली, ये लेखक ने टिहरी बांध जब बना उस टाइम कई लोगों को अपने अपने घरों से बेघर होना पड़ा, यानी कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन थी उसे छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, क्योंकि टिहरी बांध का जो पानी था, जो बांध बन रहा था, उसका पानी पूरे शहर को डुबो ले गया। तो उसी से माटी वाली ये जो चैप्टर है, इसमें एक मिट्टी बेचने वाली बूढ़ी स्त्री की कहानी है। वह किस तरह गरीबी के कारण अपने पति का लालन पालन कर रही है और जगह जगह लाल मिट्टी बेचती हुई अपने पति का लालन पोषण कर रही है। और अब उसे उस स्थान को खाली करना है, क्योंकि टिहरी बांध का जो पानी है वो शहर के आधे हिस्से में आ चुका है। तो उसी पर एक गरीब स्त्री कह रही है कि कभी भी किसी गरीब का घर नहीं छीनना चाहिए। तो उसी पर ये आपका पाठ है माटी वाली। तो पढ़ना शुरू करते हैं। माटी वाली पाठ का सारांश पढ़ना शुरू करते हैं। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली यानी कि मिट्टी बेचने वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उनके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान मिट्टी बेचने वाली हर घर में मिट्टी देती थी और उसको घर का एक एक बच्चा, एक एक सदस्य जानता था, क्योंकि वह टिहरी गांव में टिहरी शहर में एक अकेली ऐसी महिला थी जो बरसों से लाल मिट्टी बेचती थी और उस लाल मिट्टी से लोगों का काम चलता था। वह अपने चूल्हों को जलाना, लीपना, साफ सफाई आदि काम उस मिट्टी से किया करते थे। यदि वह जिस दिन मिट्टी न लाती तो किसी का भी काम न चलता। इस कारण टिहरी शहर का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर किराएदार उसको जानता था। के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना नहीं। भागीरथी और भीलगंगा 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली है, यानी कि लोग अपने घरों की लिपाई, दीवारों की लिपाई पुताई, कमरों की लिपाई के लिए उनको लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी और शहर में कोई भी ऐसा माटा खाना नहीं था जहाँ लाल मिट्टी मिले। तो मिट्टी वाली बहुत ही मेहनत से भागीरथी और भीलगंगा पर जो 2 नदियों के बीच में जो बसा ये शहर था, यहाँ हमेशा मिट्टी रेतीली हुआ करती थी जिससे चूल्हों की लिपाई नहीं की जा सकती थी। तो
माटी वाली एक ऐसी एकमात्र महिला इस शहर में थी जो दूर तलक से लाल मिट्टी लाकर बेचती थी, और यह घर घर जाकर मिट्टी बेचने वाली छोटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली महिला थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। यानी कि जिसमें वह अपनी मिट्टी को रखती थी, जिस कनस्तर में वह अपनी मिट्टी को रखती थी, शहर वाले सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके मिट्टी रखने वाले बर्तन यानी कि उसके कंटर को भी पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। यानी कि वो अपने सर में उसको रखने के लिए एक कपड़े का गोल रोल बनाती थी, उसके बाद उस कनस्तर को अपने सर पर टिकाए रहती थी। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते समय सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। यानी कि उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने आपको बुलाया है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। यानी कि घर की जो मालकिन थी उसने पूरी मिट्टी एक आंगन में उड़ेल देने को कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। उसने कहा कि मैं चाय बना रही हूँ, तू बहुत भाग्यवान है, चाय बन रही है, चाय पीते जाना। भाग्यवान आए खाते वक्त वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। यानी कि 2 रोटियां वह माटी वाली के लिए लाई और रोटियां उसको देकर वह फिर अपनी रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। यानी कि वह अपने भाग्य के बारे में सोचती ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास दिन भर टाइम ही नहीं रहता था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फ़ौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियां में से एक रोटी को मोड़ा और उसे चुपचाप कपड़े में गांठ लगाकर बांध लिया। यानी कि उसको वो कहीं ले जा रही थी। साथ ही अपना मुंह यों ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। यानी कि घर की जो मालकिन थी उसने एक बड़े पीतल के गिलास में वह चाय लेकर आई और उसने बुढ़िया की ज़मीन पर रख दिया। ले, सदा बासी सा कुछ है नहीं अभी। यानी कि मालकिन ने कहा अभी कुछ नहीं है, इसी चाय के साथ निकल जाए। यानी कि अभी साग सब्जी कुछ नहीं है, इसी चाय के साथ तो रोटी खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए मुंह से सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। यानी कि उसने कहा कि चाय से साग से अच्छा चाय हो जाती है। भूख तो अपने में एक साग होती है। यानी कि जब भूख होती है तो उस टाइम सब कुछ मीठा लगता है। भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी कि जिस टाइम मनुष्य को भूख लगी होती है उस टाइम भूख मीठी होती है। यानी कि भूख ही सब कुछ खिला देती है। यानी कि जब हमें भूख लगी होती है तो हर
कोई भी भोजन हो वो हमको मीठा लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। उसने कहा कि तुमने अभी तक ये पुराने ज़माने के पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाज़ार में और किसी घर में अब मिल नहीं सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाह नहीं करता। यानी कि उसने कहा कि जो हमारे पूर्वजों के ये बर्तन हैं, इनको वैसे ही दाम में बेचने को मेरा मन नहीं करता। हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा कर उन्होंने ये गिलास खरीदे होंगे। यानी कि उसने अपने पूर्वजों की बात बताते हुए कहा कि आज हम इनको किसी भी मोल पर बेच देते हैं क्योंकि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समय हमारे पुरखों ने कितनी आर्थिक तंगी में इन गिलासों को लिया होगा। मुझे यह सोचकर मेरा मन इनको बेचने के लिए गवाही नहीं देता, क्योंकि यह हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई है। करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। यानी कि उसने कहा कि आज इनका कोई कीमत नहीं रह गई है, लेकिन जब हम बाज़ार में जाते हैं, हम पीतल का भाव मालूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, सर चकरा जाता है। लेकिन ये व्यापारी हमारे घरों से आकर इनको वैसे ही भाव में ख़रीद कर ले जाते हैं और हम आराम से इन्हें दे देते हैं, जो कि गलत है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। उसने कहा कि मेरी तरह और लोग इतनी लंबी बात नहीं सोचते। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। यानी कि उसने कहा मुझे तो ये भी बुरा लगता है कि जब टिहरी शहर पूरा बांध बनने के कारण डूब जाएगा, हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। यानी कि उसने कहा जिसके पास ज़मीन जायदाद है वो तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन हम जैसे गरीब जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। यानी कि वहाँ भी उसको 2 रोटियां मिली। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। यानी कि घर में उसका जो पति है वो बीमार है, सोया हुआ है बिस्तर पर, तो वह आज वो रोटियां उसको मिली, वह अपने बूढ़े के लिए वो रोटियां ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो घर जाती है तो भूख से उसका जो आदमी है वो उसकी ओर को देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। यानी कि आज उसको 2 जगह से रोटी मिल गई थी, तो वह सोच रही है कि आज वह 3 रोटियां अपने पति को दे देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। उसने कहा कि जैसे ही मैं रोटियां अपने बूढ़े को दूंगी तो उसका चेहरा खिल उठेगा, साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी, और अब उसे सवाल जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज़ चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है।
रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ले जाने के लिए। यानी कि घर इतना नज़दीक नहीं है, 1 घंटा उसके घर से घर जाने में लग जाता है। तो वह रोज़ सवेरे 1 घंटा पहले निकल कर माटा खाना से मिट्टी खोदती है, फिर उसी लाल मिट्टी को लोगों के घरों तक पहुंचाती है। ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात उसको घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। उसने कहा कि आज मैं अपने बुड्ढे को सब्जी के साथ ही रोटी दूंगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी और बुड्ढे को पहले रोटियां खिलाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। यानी कि आज उसने यह प्रण किया कि आज मैं अपने बुड्ढे को खाली रोटियां नहीं दूंगी, जो मेरी आमदनी हुई है उससे थोड़ा प्याज खरीदा और उसको जल्दी से तल कर रोटियां दूंगी। वह यह सोचते हुए अपने घर को आ रही है। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता। बाकी बची रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह घर पहुंच गई। यानी कि उन्हीं रोटियों के सोच विचार में गरीबी के कारण वह इतना सोच रही थी कि 1 रोटी का भी उसको हिसाब लगाना पड़ रहा था। तो यह सोचते हुए वह अपने घर को आ रही थी। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी कि जैसे ही वह घर पहुंची तो उसने देखा कि आज उसके बुड्ढे ने उसके पाँव की आहट सुनकर कुछ भी नहीं कहा और न उसकी तरफ को देखा। जैसे ही माटी वाली ने उसको छुआ तो देखा कि उसका बुड्ढा यह दुनिया छोड़कर जा चुका था। यानी कि आज वह अपने प्राणों को त्याग चुका था, वह अपनी मिट्टी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बात पुनावास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम, अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। यानी कि उन्होंने उस बुढ़िया से जहाँ पर वो रहती थी उसका भी प्रमाण पत्र मांगा। और क्योंकि वह घर भी वहाँ से उसने भी वह घर छोड़कर जाना था, क्योंकि टिहरी बाँध जब बना तो वहाँ से लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तो इस कारण गरीबी के कारण उस बुढ़िया को भी अपना ये घर खाली करना पड़ा। बाँध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? उसने कहा जब बाँध बन जाएगा तो उसके बाद मैं क्या खाऊंगी? मेरी तो पूरी रोजी रोटी यहीं है। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बाँध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी कि जो गरीब है उसके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन जायदाद वाला है वो तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन मेरा पूरा जीवन इसी शहर में माटी बेचते हुए बीता है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? तो इस तरह इस पाठ में माटी वाली के द्वारा यही एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि गरीब आदमी का कभी भी घर नहीं उजड़ना चाहिए। पहला प्रश्न है,
शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर: शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वही सबके घरों में लीपने वाली लाल मिट्टी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत थी, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का एक कारण रही होगी। प्रश्न नंबर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर: माटी वाली अत्यंत गरीब, बूढ़ी, हरिजन महिला थी। टिहरी शहर में घर घर माटी पहुंचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन न था। उसके पास खेती के लिए न कोई ज़मीन थी और न रहने के लिए। वह ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके लिए उसे बेगार करना पड़ता था। वह सवेरे माटा खाना के लिए निकलती, माटी खोदती, भरती, टिहरी के घरों में पहुंचाती। उसे अपनी झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती या रात गहराने लगती। माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर सो जाती। ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए वक्त न था। प्रश्न नंबर 3, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? आपके पाठ में ये एक वाक्य आया था कि भूख मीठी की भोजन मीठा। तो इसका उत्तर है, इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए रोटी चाहे सूखी हो या साग के साथ या चाय के साथ, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। यानी कि इसका कहने का अर्थ है, चाहे हमारे सामने कितना ही अच्छा भोजन परोसा जाए, अगर हमें भूख नहीं है तो वह भोजन हमें अच्छा नहीं लगता। और अगर हमें भूख लगी है, चाहे रोटी खाली सूखी या चाय के साथ भी दी जाए तो भूख मीठी ही लगती है, यानी कि वह खाना उतना ही स्वादिष्ट लगता है जितनी भूख। प्रश्न नंबर 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: हमारे पुरखों के समय इतने साधन और सुविधाएं न थी। उन्हें हर चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आमदनी कम होने से मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना भी कठिन हो जाता था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर अनेक कलात्मक वस्तुएं एकत्र की और उन्हें नई पीढ़ी के लिए ये वस्तुएं विरासत जैसी होती हैं। इनसे हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति का ज्ञान मिलता है। ये वस्तुएं हमारे पूर्वजों की रुचियों एवं आर्थिक सामाजिक स्थिति का परिचय कराती हैं। यह आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि वे विरासत की इन वस्तुओं का संरक्षण करें तथा भावी पीढ़ी को सौंप जाएं। पूर्वजों की मेहनत और गाढ़ी कमाई से बनाई
इन वस्तुओं का महत्व जानकर ही मालकिन का मन इन्हें हराम के भाव में बेचने को नहीं करता है। प्रश्न नंबर 5। माटी वाली को रोटियों का इस हर तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? माटी वाली का रोटियों को इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है। उसके पास पेट के भरने के पर्याप्त साधन नहीं है। वह रोज कमाती और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना ही नहीं, अपने बूढ़े पति का भी पेट भरना होता है। इसीलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6। आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। माटी वाली टिहरी शहर के घरों में माटी देकर अपनी रोटी रोजी चलाती थी। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे ही एक घर में माटी देने पर घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। उसे एक अन्य घर से भी 2 रोटियां मिली। इनमें से उसने एक खाकर बाकी को घर ले जाने के लिए बचा लिया ताकि वह अपने अशक्त एवं बीमार बूढ़े को दे सके। आज माटी बेचने से हुई आमदनी से वह 1 पाव प्याज खरीद कर कूट तल कर उसकी सब्जी बनाना चाहती थी ताकि बुढ़े को सूखी रोटियां न खानी पड़े। इससे बुढ़ा खुश हो जाएगा। इस कल्पना से माटी वाली खुश है क्योंकि रोटियों के साथ सब्जी देखकर बुढ़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता का अनुमान कर वह बहुत खुश हो रही है। यानी कि आज वह बहुत खुश है कि आज वह अपने बुढ़े के लिए रोटियां और सब्जी दोनों लेकर घर पहुंचेगी। इसी सोच में वह आज घर की तरफ बहुत ही खुशी से चली जा रही है। प्रश्न नंबर 7। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस कथन का आशय है गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता। यानी कि उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए। इतना उसके पास न सामर्थ्य है और न पैसा है। इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। वह मारा मारा फिरता है। इसीलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर उसने जन्म लिया है, जहाँ उसकी माटी है, वहीं पर उसको रहने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसकी अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वही रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी है। यानी कि इस पूरे पाठ में आपने देखा कि कभी भी किसी गरीब का घर नहीं उजड़ना चाहिए। इस प्रश्न से यही आशय है कि व्यक्ति जहाँ पर जन्म लेता है, अगर वह गरीब व्यक्ति है, वह कहीं पर जन्म ले रहा है, उसकी मिट्टी से वह जुड़ा हुआ है, तो उसको वहाँ से बेघर हमें नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अंतिम सांस लेने का अधिकार उसे वहीं पर होना चाहिए। यानी कि उसे अपना जो अंतिम शरीर है वह भी वहीं पर त्यागने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वह चैन और सुकून का अनुभव कर सके। अर्थात किसी गरीब का घर नहीं उजड़ना चाहिए।